नमस्कार संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। सर, पिछले 24 घंटे में शोर मचा हुआ है कि किस वजह से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया होगा। विपक्ष बड़ा हैरान परेशान है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये जस्टिस वर्मा का जो इम्पीचमेंट होने वाला था, इसको लेकर कहीं कोई दुविधा थी, या फिर जस्टिस शेखर यादव के इम्पीचमेंट को लेकर जो दबाव विपक्ष की तरफ से बनाया जा रहा था, वो कहीं कोई ट्रिगर पॉइंट हो सकता है? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जब से यह स्पष्ट हो गया कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मूड में आ चुकी है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने के पर्याप्त आधार हैं और उसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति जी को लिखा, तब से एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है कि भ्रष्टाचार का मामला और एक व्यक्ति जिसके मिसबिहेवियर या मिसकंडक्ट का मामला जो हो सकता है, दोनों को एक तराजू पे तौलने की कोशिश हो रही है। और इसी के उसमें जो है कुछ वरिष्ठ अधिवक्ता और कुछ वरिष्ठ राजनीतिक दल दोनों ही लोग लगे हुए हैं और उसमें एन केन प्रकारेण उसी तरह की सिचुएशन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि हमने आपसे एक बार कहा था कि जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस वर्मा लेकर के गए, खासकर 2 महीने बाद, तो 2 महीने बाद लेके जाने का मामला ही यही था कि किसी तरह से जो शेखर यादव का मामला है उससे एट पार इसको बैठाया जाए। और जब सदन का सत्र शुरू हुआ, वहां पर भी यही बात आई कि कहीं न कहीं एक तरह से शेखर यादव के मामले को भी हवा दी जाए, जिससे कि जो जस्टिस वर्मा का मामला है उसको हल्का किया जा सके। और इसी इंटेंशन के साथ विपक्ष जो है इस पर काम कर रहा था। और यह जो कुछ हुआ कल और परसों पीछे की घटनाएं जो हुई, वह सभी कहीं न कहीं एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, जिसके कारण हम लोग आज देखते हैं कि उपराष्ट्रपति जी का इस्तीफा हुआ। अब सवाल ये उठता है कि इस्तीफा लिया गया या इस्तीफा दिया गया। जहां तक इस्तीफे में जिक्र है कि स्वास्थ्य कारणों से, तो स्वास्थ्य कारणों से आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं कि धनखड़ जी बहुत ही ज्यादा एक्टिव हैं और हर जगह दिल्ली से बाहर भी आते जाते रहते हैं कार्यक्रमों में, तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि उनके स्वास्थ्य कारणों से किसी तरह से उनके मूवमेंट पर या कि इस तरह की चीजों पे असर पड़ता है। रही बात वैधानिक, तो वैधानिक बातें हैं जो कि कानून के दांव पेच में है, और इसको हम सभी लोगों को, आपके दर्शकों को भी समझना होगा कि जो संवैधानिक रिक्वायरमेंट है, मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं आपको कि आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में जो प्रोविजन है किसी भी न्यायाधीश को हटाने के, चाहे हाई कोर्ट के हो चाहे सुप्रीम कोर्ट के हो, जो प्रोसीजर है, जो आवश्यकता है, उसमें है कि 50 राज्यसभा के या 100 लोकसभा के सांसद जब एक प्रस्ताव लाते हैं तब चेयरमैन या स्पीकर उसको जो है कंसीडर करते हैं। अब यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि यह जो 100 या 50 सांसद होंगे यह सत्ता पक्ष के होंगे या विपक्ष के होंगे या सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों को मिल के होंगे, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन आप पर सोचिए, अगर कोई इम्पीचमेंट लाया जाता है और जिसमें कि विपक्ष के सांसद ही वह रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं, जिसमें किसी न्यायाधीश को हटाए जाने की रिक्वायरमेंट है 50 सांसद की, और उसको स्पीकर कंसीडर कर लेता है या चेयरमैन कंसीडर कर लेता है, तो यहां पर तो गाड़ी सरकार के कंट्रोल से बाहर निकल जाती है। और अगर इस तरह की कोई भी चीज आती है तो सरकार ऐसा कुछ भी नहीं होने देना चाहेगी जिसमें की चीज वो हो जो उसके लिए आने वाले समय में समस्या क्रिएट करे, या फिर स्पीकर या अध्यक्ष का निर्णय ऐसा कुछ हो जो सरकार को कटघरे में खड़ा करने की स्थिति में हो। तो निश्चित ही मुझे इस बात पर थोड़ा सा शक होता है कि क्या धनखड़ साहब का रेजिग्नेशन वॉलंटरी है और अंडर फोर्स है। सर, जैसे कि इम्पीचमेंट मोशन जब लाया जाता है किसी भी जज के खिलाफ, तो वो संसद का प्रेरोगेटिव होता है या सरकार का होता है? अगर उसको, जैसे आपने कहा, 50 और 100 लोकसभा या राज्यसभा के सांसद अगर इकट्ठा होकर इम्पीचमेंट मोशन लाने का रिक्वेस्ट लेकर जाते हैं चेयरमैन के पास, राज्यसभा के या लोकसभा के अध्यक्ष के पास, तो अगर उसको स्वीकार करना, उस पर कार्रवाई को आगे बढ़ाना, ये अधिकार इन दोनों के पास होता है, सरकार के पास नहीं? कहीं भी नहीं लिखा है कि इम्पीचमेंट में कि ये इम्पीचमेंट सरकार लाएगी। जहां कहीं भी वर्ड यूज हुआ, पार्लियामेंट शब्द यूज हुआ है।
गवर्नमेंट वर्ड यूज नहीं है। तो एक पार्लियामेंट की पावर है, अगर पार्लियामेंट में इस बात पे सहमति बन जाती है विपक्ष और सत्ता पक्ष, अब सपोज करिए यहाँ पे बहुत मार्जिनल अंतर होता, अगर जहां पे एक दो सांसद से मेजॉरिटी और ऐसी चीजों का फैसला होता, तो यहाँ पर विपक्ष भी इस तरह का प्रस्ताव ला सकता है, विपक्ष के सांसद भी ला सकते हैं, कहीं इस तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सत्ता पक्ष ही लाएगी। और ऐसे में मैं कह रहा हूं कि जो भी रिक्वायरमेंट है अगर विपक्ष पूरा करता है और ऐसे किसी व्यक्ति के लिए महाभियोग की सिफारिश करता है जो कि सत्ता पक्ष उस महाभियोग का समर्थन नहीं करता है, तो वहां पर एक अप्रिय स्थिति आ सकती है। और ऐसे में जो उपराष्ट्रपति होते हैं या लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसका निर्णय बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि जब एक कमेटी बनेगी, जो जांच की कमेटी बनेगी, उसमें चेयरमैन का रोल अहम हो जाता है और जो स्पीकर है उसका भी रोल अहम हो जाता है। तो अगर थोड़ा सा भी डाउट उनकी विश्वसनीयता पर होता है तो निश्चित ही कोई भी सरकार इस तरह का रिस्क लेना नहीं चाहेगी। अब क्योंकि राज्यसभा की कार्यवाही संचालित करने का काम उपराष्ट्रपति जी के पास होता है, तो हो सकता है कुछ ऐसी चीजें मिली हो जिसके चलते उनको कहा गया हो कि भाई अगर आप चीजों को हमारे तरीके से नहीं कर सकते तो आप रिजाइन करें जो है। क्योंकि यहाँ पर जो आप बात कह रहे हैं ना, एक तो विपक्ष ने जस्टिस शेखर यादव के मामले को एट पार लाने की कोशिश की जस्टिस वर्मा के साथ। जयराम रमेश ने स्टेटमेंट दिया था कि अगर जस्टिस वर्मा के खिलाफ इंपीचमेंट लाएगा तो हम दबाव बनाएंगे, मुद्दा उठाएंगे संसद के अंदर की जस्टिस शेखर यादव का इंपीचमेंट भी किया जाए। और खबरें ये भी आ रही हैं कि कल शाम को जो बैठक हुई थी उपराष्ट्रपति के साथ विपक्ष के नेताओं की, बीएससी की जो बताया जा रहा है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की, जिसमें कि किरण रिजिजू भी नहीं पहुंचे और जिसमें कि जेपी नड्डा भी नहीं पहुंचे। सवाल ये भी उठ रहे कि वो नहीं पहुंचे, वहीं से पता चल गया था कि कहीं कुछ खतरे की घंटी है। और उसकी बैठक एक आज होने वाली थी जिसमें जो आप बता रहे कमेटी बनाई जानी थी, उस कमेटी में कौन कौन रहता ये भी तो उपराष्ट्रपति तय करते। देखिए, बीएससी में इन लोगों का ना पहुंचने से मैसेज बिल्कुल साफ था कि आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो सरकार को पसंद नहीं है या सरकार जिसके साथ नहीं है। और यहीं से वो मैसेज क्लियर हो गया कि अब आपको अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि आप सरकार के साथ हैं या सरकार के विरुद्ध हैं। यह बात अलग है कि उन्होंने त्यागपत्र में कुछ ऐसी बातें नहीं लिखी हैं जो कि कहीं से सवाल उठाएं, और सत्ता पक्ष की भी टिप्पणी बहुत लिमिटेड रही है, नपी तुली रही है। लेकिन जो भी जिम्मेदारी है, यह पता है कि पूरे मामले का सीधा सीधा संबंध, मैं परोक्ष भी नहीं कह रहा हूं, सीधा सीधा संबंध जस्टिस वर्मा के इम्पीचमेंट से है। और उस इम्पीचमेंट को जो विपक्ष एक खेल करना चाहता था कि जस्टिस शेखर यादव के साथ जोड़ करके करना चाहता था, उसको कहीं न कहीं डिरेल करने के लिए उनको कहा गया कि आप त्यागपत्र दीजिए। और इसके अलावा जो है कोई कारण नहीं है। एक चीज मैं यहाँ पे कहूं, विपक्ष जो है सबसे बड़ी चूक यहाँ पे कर रहा है कि एक व्यक्ति है जिसके घर से 4 बोरे 5 बोरे कैश मिले हैं, और जब कैश मिले हैं तो मतलब जुडिशियल वर्क करने में वो कैश मिले होंगे, कोई और धर्म खाता तो चल नहीं रहा है, या कहीं धर्म मंदिर में दान करने के लिए तो कोई रख नहीं गया होगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो जस्टिस शेखर यादव हैं, उनकी बात है तो अगर हम देखें तो वह किसी न्यायिक कार्य को नहीं कर रहे हैं, वह न्यायालय से बाहर का कार्य है, एक सांस्कृतिक संगठन के कार्य में जा रहे हैं, और उन्होंने एक सामाजिक बात कही है जिसका न्यायालय से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर सबसे ज्यादा अगर अपर साइड में देखें उनके ऊपर कोई भी मामला बनता है तो मिसकंडक्ट का बन सकता है, मिसबिहेवियर का या क्राइम का मामला जो है, दुर्व्यवहार का, ऐसा कोई मामला उनके ऊपर नहीं बनता है जो न्यायिक कार्य को गंदा करता हो या न्यायिक कार्य को दूषित करता हो। तो जो बात पहली दृष्टिया में प्राइमा फेसाई गलत है, उसके साथ विपक्ष जो है तुलना कर रहा है उस व्यक्ति की, जो व्यक्ति कह रहा है कि देश में लोकतंत्र इसलिए है कि मेजॉरिटी उसको चाहती है। और यह बात किसी एक व्यक्ति ने नहीं कहा है, अटल जी ने भी कई अवसरों पे कहा है। तो अगर ऐसी बातें करने पर किसी न्यायाधीश को प्रताड़ित किया जा रहा है या ये कहें सवाल के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, तो उसके साथ तो और लोगों के बयान को भी लिया जाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ नुपुर शर्मा जैसा प्रकरण बना देना कि एक व्यक्ति जो कहीं लिखी हुई किताब में बात को कहता है, कोट करता है, और उसके पीछे सारा का सारा वेस्टर्न मीडिया और सारे लिबरल ग्रुप पड़ जाते हैं,
तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कहीं से भी दोनों की तुलना नहीं की जा सकती एक दूसरे से। एक क्राइम है और दूसरा कहा जा सकता है कि जुडिशियल वर्क से इतर, न्यायिक कार्य से इतर एक सामाजिक जीवन भी न्यायाधीशों का होता है, उन्होंने अपना प्रयोग किया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दोनों को एक पैमाने पर नहीं तोला जा सकता, क्योंकि जो कुछ जस्टिस वर्मा के घर से मिला वहां तो सीधे सीधे न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ता है, न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाता है। हर किसी को लगता है कि क्या जज ऐसे ही काम करते हैं, हर कोई जानना चाहता है कि वो पैसा मिला तो क्यों मिला, क्या किसी केस के सिलसिले में मिला, ये सारी बातें। लेकिन एक चीज और है, जिस तरह से वो जस्टिस वर्मा को लेकर बार बार बयानबाजी कर रहे थे, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपने दायरे से, संवैधानिक दायरे से बाहर जाकर टीका टिप्पणियां कर रहे थे, जिससे सरकार असहज हो गई थी? नहीं, इसको तो हम ये नहीं कह सकते कि वो दायरे से बाहर जा रहे थे, बल्कि वो है जो जनमानस की, देखिए जो बात सही है और जो गलत है उसके साथ खड़ा होना चाहिए। जहां तक जस्टिस उपराष्ट्रपति जी की बात है, खुलकर अपनी बात रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और दबंगई से अपनी बात रखते हैं। आपने उनका वीडियो भी देखा होगा कि कहीं कंप्रोमाइज हम नहीं कर सकते जीवन में। तो अगर उन्होंने कड़वे सवाल पूछे और न्यायपालिका को कई बार कटघरे में खड़ा किया, तो हो सकता है कुछ न्यायिक अधिकारियों को बुरा लगा हो सकता है कि यह बात सरकार तक भी पहुंची हो, लेकिन जनमानस की बात उन्होंने उठाई थी, जनता के सवाल उठाए थे और शायद इसीलिए उनके इस तरह के सवाल उठाने के बावजूद उनके ऊपर कोई फिंगर उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि वह सवाल ऐसे थे जो आम जनमानस से जुड़े हुए थे। लेकिन जब यह बात कहीं आप ऐसे मामले से कंपेयर करना शुरू करते हैं जहां पे इस तरह का कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, क्राइम का मामला नहीं है, और सरकार को लगता है कि आपके एक स्टेप से पूरी की पूरी कहानी लोकसभा के अंदर बदल सकती है, आपके एक कदम से सदन के अंदर एक भ्रष्ट न्यायाधिकारी के विरुद्ध किया जाने वाला कदम जो है ठहराव पे आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने उस बीएसी की स्थिति को भांप लिया था जहां पर आप विपक्ष के हाथ में खेलने जा रहे थे, ऐसा प्रथम दृष्टिया प्रतीत होता था सरकार को और आम जनमानस को भी प्रतीत हो रहा है। अगर विपक्ष के लोग ही उस प्रस्ताव को लेकर के चलते हैं और उस प्रस्ताव की स्टीयरिंग तब तो विपक्ष के हाथ में होगी और वह किस करवट बदलेगी उसका कोई अता पता नहीं है। तो एक साथ दो प्रस्ताव का चलना ही कहीं ना कहीं जो जस्टिस वर्मा का मामला है उसको हल्का कर देगा, उनके ग्रीवांस को हल्का कर देगा, उनके एक्ट्स को हल्का कर देगा। तो जो बहस होनी चाहिए थी, जो चर्चा होनी चाहिए थी हाउस के अंदर, शायद वह नहीं हो पाती, क्योंकि उसको तुरंत कंपेयर किया जाता शेखर यादव के एक्ट से जो है। तो क्राइम, अपराध और एक जो कहीं कहीं सामाजिक संगठन में दिया गया कोई बयान है वह अपराध की कैटेगरी में नहीं आता है। बहुत आप कह सकते हैं कि भाई उन्होंने मिसकंडक्ट किया या दुर्व्यवहार किया जिस पर न्यायपालिका से उम्मीद नहीं थी, उसके लिए अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने वो माफी भी मांग लेते हैं तो भी बात खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप क्राइम करते हैं तो इसकी माफी नहीं है। आप अगर रिटन में माफी मांग लें चीफ जस्टिस से तो क्या ये मामला खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होगा। क्या आप सदन से भी माफी मांग ले तो खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने क्राइम किया है और जब क्राइम करने के लिए एक छोटे से अदने से मजदूर से लेकर के एक पुलिस के सिपाही से लेकर के सभी के लिए संविधान कहता है एक ही तरह का कानून है, तो आपको विशेष प्रोटेक्शन क्यों मिलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। जो बीएससी की कल बैठक हुई थी उसमें कहा जा रहा है कि उससे पहले भी कपिल सिब्बल ने जाकर मुलाकात की थी उपराष्ट्रपति से और तब उन्होंने ये याद दिलाया था कि आपने जस्टिस शेखर यादव के मामले में उस वक्त के सीजेआई संजीव खन्ना को फोन किया था कि उनका ट्रांसफर ना किया जाए। ये बात उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वीकार की थी और खबरें तो ये है कि कल की बीएससी की बैठक में लगभग स्वीकार कर लिया था उपराष्ट्रपति ने। उन्होंने कहा था कि आज जो 1 बजे बीएससी की बैठक होने वाली थी उसमें हम लोग जो दस्तखत है उनको देखेंगे, क्योंकि कुछ डुप्लीकेट दस्तखत हो गए थे। तो ये बात तो सरकार तक पहुंच गई थी कि ये जस्टिस शेखर यादव के मामले में भी इंपीचमेंट लाने की लगभग तैयारी में है। जस्टिस वर्मा के मामले में सरकार भी तैयार थी इंपीचमेंट के लिए, लेकिन कम से कम जस्टिस शेखर यादव के मामले में सरकार तैयार नहीं थी। तो कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति उसके खिलाफ जा रहे थे, इसलिए ये हालात पैदा हुए। सबसे बड़ी बात, अगर जस्टिस वर्मा के खिलाफ 63 सांसदों का प्रस्ताव उपराष्ट्रपति जी तक पहुंच जाता है
और जिसमें सत्ता पक्ष का एक भी सांसद नहीं है। तो यह 63 सांसदों का प्रस्ताव तो शेखर यादव के लिए भी पहुंच सकता है और विपक्ष इस बात का दबाव बना सकता है कि आपने वर्मा जी के मामले में अगर प्रस्ताव आगे बढ़ाया है तो शेखर यादव में भी बढ़ाइए। और इस बात की पूरी चांसेस थे, जिस तरह से अभी कुछ घटनाएं हो रही थी, कि कहीं अगर इस तरह का किया तो फिर तो पूरी सरकार का जो सिस्टम है वो कटघरे में खड़ा हो जाएगा। उसकी जवाबदेही दूसरी तरफ डाल दी जाएगी कि आप शेखर यादव के मामले में सफाई दीजिए। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है कि गाड़ी जो है कहीं न कहीं स्टीयरिंग थोड़ी देर के लिए धनखड़ जी के हाथ में आ गई थी, जिससे लग रहा था कि बस एक्सीडेंट हो सकता है, बस कहीं खाई में गिर सकती है। ऐसे में कहा गया कि भाई गाड़ी तो थोड़ा बाएं लगा ले, देख लेता हूं, जो ड्राइवर होश में है उसको मैं बैठा देता हूं इस पे जो है। सर, एक चीज और है कि पिछले दिनों ऐसी खबरें आई कि धनखड़ साहब की विपक्ष के साथ बड़ी करीबियां बढ़ रही थी। हालांकि हम सब जानते हैं कि आज विपक्ष के जितने भी नेता रो रहे हैं, कपिल सिब्बल साहब भी रो रहे हैं, कह रहे हैं मैं बड़ा दुखी हूं, मेरे बड़े करीबी दोस्त थे, 30-40 साल से हम दोस्त थे। लेकिन हमने सदन के अंदर देखा क्या व्यवहार रहता था विपक्ष के सांसदों का। इम्पीचमेंट मोशन तक लेकर आए थे धनखड़ साहब के खिलाफ, और आज ये सभी छाती पीट रहे। इसी से पता चलता है कि इनकी कोई ऐसी मंशा थी जो पूरी होने जा रही थी उपराष्ट्रपति के माध्यम से, वो मंशा धरी की धरी रह गई है, इसलिए इतनी छाती पीटी जा रही है, इसलिए सवाल उठाए जा रहे हैं कि बताया जाए उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। देखिए बात क्या है कि जब इस तरह की चीजें होती हैं तो एक बैक एंड नेटवर्क काम करता है इस सरकार में, जो कहीं पता नहीं चलने देता। लेकिन सारी खबर, जो बात कांग्रेस मुख्यालय पर नहीं पहुंचेगी, जो राहुल जी तक नहीं पहुंचेगी, वह सबसे पहले नरेंद्र जी तक पहुंच जाएगी और नागपुर तक पहुंच जाएगी। तो एक नेटवर्क जो है उसने यह खबर दे दी कि भाई लगता ऐसा है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, और ऐसी स्थिति में आपको तुरंत निर्णय लेने की आवश्यकता है। नहीं तो आप देखिए कुछ बोलने का कहीं मौका ही नहीं मिला, कहीं से कोई नाराजगी नहीं, कहीं से कोई दुख नहीं। आदमी सदन के अंदर काम कर रहा है और अचानक से उसका इस्तीफा आ जाता है। तो इस बात का है कि मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कारपोरेट कल्चर काम करता है। जब भारतीय जनता पार्टी में किसी को कोई जिम्मेदारी दी जाती है, तो जिस तरह कारपोरेट हाउसेज में नौकरी देते वक्त कहा जाता है कि भाई एक बात बताओ, इसका बैकग्राउंड चेक करो, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये व्यक्ति जो है मुकदमेबाज हो, या कल को जब इसको नौकरी से निकाला जाएगा तो ये कहेगा मैं कोर्ट चला जाऊंगा या लेबर कोर्ट चला जाऊंगा, मुकदमा करूंगा। तो यह चीजें चेक की जाती हैं, क्योंकि कारपोरेट में आप जानते हैं जब एम्प्लॉय का बिहेवियर नहीं ठीक होता तो उससे कहा जाता है भाई तुम रिजाइन दे दो। हालांकि कानूनी प्रावधान है, श्रम कानून है, सब कुछ है जिसमें उसको बहुत सारे राइट मिले होंगे, लेकिन उसको पता है कि अगर मैं राइट का एक्सरसाइज करूंगा तो नए एम्प्लॉयर के यहाँ मेरी नौकरी बंद हो जाएगी, मुझे फिर काम नहीं मिलने वाला है। तो इसी तरह से जब कोई जिम्मेदारी दी जाती है भारतीय जनता पार्टी में, तो पूछा जाता है कि कल को इसको कहा जाएगा कि अगर यह काम करना है, नहीं करना, तुम पीछे हटो, तो हटेगा कि नहीं हटेगा। कल को हमारे लिए उस तरह से उपराज्यपाल की तरह जो अभी कश्मीर में थे उनकी तरह कोई समस्या तो नहीं क्रिएट करेगा। तो इस तरह से चेक किया जाता है, और जो ऐसी बैकग्राउंड का होता है उसी को ही सेवा का मौका दिया जाता है। और धनखड़ जी उस पर खरे उतरे, उन्होंने बिना कुछ कहे एक अनुशासन का परिचय दिया कि भाई चीजें वेल एंड गुड बाहर दिख रही हैं तो दिखनी चाहिए, किसी तरह से रोना धोना उन्होंने नहीं किया। लेकिन अब वो फेयरवेल स्पीच नहीं देंगे, और सरकार की तरफ से भी उनको या संसद की तरफ से भी उनको कोई फेयरवेल पार्टी देने का कोई मतलब इस वक्त तक कोई विचार नहीं आया। कहा जा रहा है कि कोई फेयरवेल नहीं दी जाएगी उनको। तो इतने अनसेरेमोनियसली वो जा रहे हैं, इस पर भी तो सवाल उठते हैं। ऐसा लगता है कि सरकार में जो बैठे लोग हैं बहुत नाराज थे उनसे। नाराजगी वगैरह कुछ नहीं होती अंजू जी। संघ और भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना लक्ष्य सबसे ऊपर है, किसी भी व्यक्ति को ये महत्व नहीं देता है। कोई कितना भी इंपॉर्टेंट हो, अगर लक्ष्य में वो बाधक बनता है तो उसको तुरंत किनारे कर दिया जाता है। और कोई बहुत ही महत्वहीन व्यक्ति हो, अगर उससे लक्ष्य की पूर्ति होती है तो उस समय के लिए उसको स्थान दे दिया जाता है। सबसे बड़ा उदाहरण महबूबा मुफ्ती, जब जरूरत थी उनको उपयोग किया गया, और जब लगा कि अब हमारा काम हो गया, महबूबा को छोड़ करके आज देखिए कहीं न कहीं 2-4 मौके ऐसे आए हैं जहां पे उमर अब्दुल्ला ने नरेंद्र मोदी जी के लिए सुर में सुर मिलाए हैं। तो
मेन बात है कि राष्ट्र का लक्ष्य और पार्टी का लक्ष्य कैसे पूरा हो रहा है, उससे है। यहाँ व्यक्ति को कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता है, लक्ष्य को महत्व दिया जाता है। और लक्ष्य अभी भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार का यह है कि एक भ्रष्टाचार में डूबे हुए जज, जिसके खिलाफ 3 हाईकोर्ट की जजों की जांच कमेटी ने साक्ष्य इकट्ठा किए हैं, उसको लॉजिकल कंक्लूजन पर कैसे पहुंचाया जाए और किसी तरह से विपक्ष द्वारा की गई साजिश को डिरेल होने से बचाया जाए। और इसमें दिखता है कि उपराष्ट्रपति जी कहीं कुछ अगर गड़बड़ कर सकते हैं तो उनसे भी कहा जा सकता है कि भाई आप जाइए, आप दूसरे को मौका दीजिए। सीधी सी बात है जो है। बिल्कुल, वो तो कह दिया गया। पर सर, अभी एक दिन पहले उपराष्ट्रपति जी ने, धनखड़ साहब ने अपनी पत्नी के जन्मदिन पर एक पार्टी दी थी, डिनर पार्टी दी थी। उसमें बताया जाता है 800 मेहमान थे और उसमें ज्यादातर विपक्ष के नेता थे। और उसमें एक तस्वीर ये भी सामने आई थी, ये जनाब भी वहां पर पहुंचे हुए थे और इनके साथ मुलाकात को लेकर भी सरकार बड़ी असहज हो गई थी कि ये ना तो विधायक है, ना कहीं के राज्यपाल है, ना कहीं के सांसद है, फिर ये जगदीप धनखड़ जी से मिलने के लिए क्यों पहुंचे थे? तो आपको लगता है कि उनकी जो नजदीकियां बढ़ रही थी अब विपक्ष के साथ, वो भी कहीं ना कहीं सरकार को अखर रही होंगी? जो एक चूक हुई है अंजू जी, इस फोटो से तो कुछ नहीं निकाला जा सकता, लेकिन एक सबसे बड़ी चूक जो हुई है उपराष्ट्रपति जी से कि भाई जो 63 सांसदों के समर्थन पे उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार किया या ले लिया, उनको एक बार तो पूछना चाहिए था इसमें 15-20 सत्ता पक्ष के सांसद क्यों नहीं है, आप ही लोगों का प्रस्ताव क्यों है। उनको चेक करना चाहिए था कि कहीं यह प्रस्ताव ऐसा तो नहीं विपक्ष के हाथ का जो है पूरा का पूरा कंट्रोल हम इसमें दे रहे हैं। तो ऐसे किसी प्रस्ताव को लेने से पहले उनको 10 बार सोचना चाहिए था। यह पूछना तो जरूर चाहिए था, खास करके सत्ता पक्ष की एक बार राय लेनी चाहिए थी कि भाई ये 63 लोगों का प्रस्ताव आया है, इसमें आप लोगों का भी प्रस्ताव आ रहा है, तो खास करके जोड़ करके हम एक साथ इसको सुनते हैं। तो अगर कोर विपक्ष का आ जाता है और उसको सुन लिया जाता है उपराष्ट्रपति जी द्वारा, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं एक ऐसी परंपरा शुरू हो जाएगी या ऐसा कुछ शुरू होने वाला था जिसकी भनक जो है अनुभवी लोगों ने खास करके भांप लिया और उसका नतीजा रहा कि एक फजीहत से अपने आप को केंद्र सरकार ने बचा लिया है। क्योंकि अगर सर संसद में सारा दारोमदार राज्यसभा में चेयरमैन के पास होता है, लोकसभा में अध्यक्ष के पास होता है, लेकिन फिर भी सरकार के साथ तालमेल के साथ ही वो चलते हैं ना। तो यहाँ पर तो ऐसा लग रहा था कि जस्टिस वर्मा और जस्टिस शेखर यादव के मामले में कहीं ना कहीं थोड़े से निरंकुश होकर उस वक्त जगदीप धनखड़ ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जो कि सरकार को नागवार गुजरा और आगे चलकर कहीं कोई बड़ी चूक ना हो जाए, उस मामले पर लगता है कि ये इस्तीफा उनसे लिया गया है। वरना अचानक से इस्तीफा लिया गया, जहां बैठकें उन्होंने पहले से प्रस्तावित थी, उन्होंने तो 23 जुलाई को दौरे पर जाना था बाहर, ये तमाम चीजें थी जो ऑलरेडी थी पाइपलाइन में। इसीलिए शायद मॉनसून सत्र के पहले दिन की कार्रवाई के बाद रात को 9:25 पर उन्होंने इस्तीफा दिया और ऐसे सेक्शन के तहत दिया जिसमें कि तुरंत स्वीकार कर लिया जाए। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि प्रधानमंत्री ने बहुत ही सटीक और 4 लाइनों में ही उनके इस्तीफे पर टीका टिप्पणी की है, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया, जिससे लगता है कि कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सरकार के बीच में कोई खाई आ गई थी, जिसके चलते ये हालात पैदा हुए। सर, आपने इस बारे में बहुत ही विस्तार से जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम मंजू जी, जय श्री राम।